गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने संदेशवाहन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसकी प्रक्रिया के बारे में हमने जाना था। और इसी कड़ी में आज जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं, हम एक संदेशवाहन के महत्व के बारे में जानेंगे। और इसके बाद जो है हम जानेंगे कि संदेशवाहन के प्रकार हमारे होते हैं दो, औपचारिक और अनौपचारिक, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम संदेशवाहन के महत्व के बारे में बात करें कि संदेशवाहन किसी भी संगठन में क्यों आवश्यक है, तो संदेशवाहन का मतलब जैसा कि हमने किया था पिछली वीडियो में कि संदेशवाहन में हम क्या करते हैं, हम तथ्यों को, विचारों को, भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो जो भी कार्य किसी संगठन में हो रहा है, बाकी जो भी हमारे कार्य हैं, बाकी जो भी हमारी क्रियाएं हैं, चाहे वो हमारा योजना बनाना है, चाहे वो हमारा संगठन बनाना है, चाहे वो किसी को अभी प्रेरित करना है, रिक्रूट करना, कुछ भी करना है, सभी में हमें कोई एक व्यक्ति तो ये काम कर नहीं सकता है। संगठन में हमने पढ़ा भी था कि हमें एक जो है समूह बनाना पड़ेगा, उन समूह के हमें अधिकार, दायित्व निश्चित करने पड़ेंगे, हमने पढ़ा था। एक आदमी नहीं कर सकता है। और जब एक कार्य को कई सारे व्यक्ति मिलकर करते हैं तो हमें उनकी जो ड्यूटी है वो फिक्स करनी पड़ती है, उनका उत्तरदायित्व फिक्स करना पड़ता है। और समय समय पे फिर ये उनको बताना भी पड़ता है कि कार्य करना क्या है, और उनसे जानना भी पड़ता है कि कार्य उन्होंने सही किया है कि नहीं किया है। अभी प्रेरित करने के लिए भी हमें उनसे बातचीत करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि उनकी आवश्यकता क्या है और आवश्यकता का क्या महत्व है, सारी चीजें बतानी पड़ती है। माने हर एक जगह पे, हर एक क्रिया में, हर एक कार्य में हमें विचारों, भावनाओं, तथ्यों का आदान प्रदान करना है कि नहीं। माने इससे हमें क्या पता चला, हमें यह पता चला कि पूरे संगठन में बगैर संदेशवाहन के कोई भी कार्य संभव ही नहीं, कोई भी कार्य संभव नहीं है। पूरा संगठन अपने आप में पंगु है, निष्क्रिय है, विदाउट कम्युनिकेशन, संदेशवाहन की। क्लियर है? जिसे हमारी बॉडी में भी कम्युनिकेशन होता है। जानते हैं आप सर कि हमारा जो ब्रेन है वो जनरल मैनेजर है, और सभी जो हमारे पार्ट्स हैं वो उसके सबऑर्डिनेट है, उसके एम्प्लॉइज है। वो भी उनको उनके पास भेजता है, सूचना, इंफॉर्मेशन भेजता है, और वहां से भी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास से जाती है ना। सपोज करें कि भी मुझे यहाँ उंगली में अगर चोट लग जाए अभी, तो मुझे क्या होगा, दर्द होगा ना। क्यों होगा दर्द? क्योंकि वो सूचना जो है वो किसके पास गई, ब्रेन के पास, और ब्रेन ने बताया दर्द हो रहा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि चोट लग गई और आपको पता नहीं चला, और थोड़ी देर के लिए आपको दर्द हुआ ही नहीं, जब पता चलेगा तब दर्द होगा? हो जाता है ऐसा कि वहां तक सूचना पहुंचने में समय लग जाता है। सूचना कौन पहुंचाता है? किसके माध्यम से ये सूचनाएं जाती हैं? रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। जो हमारा स्नायु तंत्र है वो ये सूचनाएं पहुंचाता है ब्रेन तक, और ब्रेन जो है बाकी बॉडी पार्ट्स तक। ये भी संदेशवाहन, ये भी क्या है? संदेशवाहन। ठीक है। तो ये सिस्टम भी अगर हमारा अपंग हो जाता है, पंगु हो जाता है, कई बार जो है लकवा लग जाता है लोगों को, तो वो यही है संदेशवाहन अगर हमारा सही नहीं होगा तो सूचनाएं समय पे नहीं पहुंचेंगी और कार्य नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में संदेशवाहन का भी अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है, वही हम करने वाले हैं। पहला हमारा है उपक्रम की समन्वय के आधार के रूप में काम करना। समन्वय बच्चों आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन पढ़ा था ना। समन्वय मैंने बताया था एक क्रमबद्ध रूप से कार्य करना, क्रमबद्ध रूप से कार्य करना। कई सारे अंग होते हैं किसी भी संगठन में, एक अंग कार्य नहीं करता है, और उन सभी का कार्य एक दूसरे पे निर्भर होता है। एक का कार्य सही नहीं होगा तो दूसरे का कार्य भी उससे प्रभावित हो जाएगा। तो कार्य सही होने के लिए जरूरी क्या है, उनका एक क्रम निश्चित कर दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि किसको क्या कार्य करना है, किस समय करना है, जिससे कि जो है दूसरों को दिक्कत ना आए और सारा का सारा हमारा संगठन हमारा अच्छी तरह से कार्य करता है।
अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा ना। कार्य बताना माने फिर से संदेशवाहन कम्युनिकेशन। तो संदेशवाहन समन्वय स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। जहां पे भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, हमारे संदेशवाहन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, तो वहीं पे कार्य गलत होने की संभावना हो जाएगी, कार्य पहले या बाद में होने की संभावना हो जाएगी और पूरा का पूरा संख्या जो है चरमरा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है उपक्रम की शांतिमय कार्यवाही में सहायक। मैंने अभी यही बताया, इसके ऊपर ये बेस है कि अगर एक अंग कार्य नहीं करता है तो दूसरे अंग भी कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे कि संगठन में हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप पढ़ के आए हैं, संगठन में कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। हमने पढ़ा था कि वहां पे उत्पादन विभाग होता है, वहां पे हमारा जो है विपणन विभाग होता है जिसका विक्रय का काम होता है, वहां पे हमारा जो है मानव संसाधन विभाग होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, कर्मचारियों को रिक्रूट करना, उनका प्रबंध करना, और हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, वित्त विभाग, और सभी का कार्य एक दूसरे पे निर्भर है। उत्पादन ही नहीं समय पे होगा या फिर सही नहीं होगा तो क्या विपणन विभाग अपना कार्य सही कर सकता है? नहीं ना। तो सारे एक दूसरे पे निर्भर, और निर्भर अगर है तो हमें टाइमली हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, आदेश देने पड़ेंगे, उनकी शिकायतें हमें समय पे दूर करनी पड़ेगी। और ये करने के लिए फिर से हमें संदेशवाहन की आवश्यकता। तो संदेशवाहन है तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कार्यवाही चलती रहेगी, स्मूथली चलती रहेगी, नहीं तो उसमें दिक्कतें आ जाएंगे हमारी। जहां पे भी संदेशवाहन हमारा सही नहीं है वहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। नेक्स्ट हमारा निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना। हमें निर्णय लेना, निर्णय क्या होता है? निर्णय क्या होता है बताओ? निर्णय को बोलते हैं डिसीजन, डिसीजन मेकिंग, है ना। माने कई विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना, ये निर्णय है। तो हमें विकल्पों का भी तो पता होना चाहिए ना। जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसमें बहुत सारी सूचनाओं की जरूरत पड़ेगी, सूचनाओं को एकत्रित करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि सूचना ये लेनी है, एक जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, एक मानव संसाधन जो प्रबंधक है उसको जो है ये निर्णय लेना है उसको कि भी मैं इस बार कितने कर्मचारियों को अपॉइंट करूं, रिक्रूट करूं, भर्ती करूं। लेकिन वो ऐसे ही निर्णय नहीं ले लेगा। इसके लिए उसे ये देखना पड़ेगा कि कुल हमारे पास इस बार कार्य कितना होने वाला है, माने कुल हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। एक सूचना। दूसरी सूचना उसे ये चाहिए होगी कि भी उतने कर्मचारियों में से हमारे पास कितने कर्मचारी इस टाइम पे काम कर रहे हैं, माने कितने कर्मचारियों की कमी है। उसे ये सूचना चाहिए होगी कि अलग अलग विभाग में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, वो मिलेंगे कहां कहां, तब जाके वो अपना डिसीजन पूरा कर पाए। ठीक है। तो अगेन उसको किसकी नीड होगी? कम्युनिकेशन की नीड होगी, उसे संदेश। नेक्स्ट हमारा है प्रबंधकीय क्षमता में बढ़ोतरी। प्रबंधकीय क्षमता हमारी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है संदेशवाहन से। इसको हम दो तरह से देखेंगे। एक तो प्रबंधक की सारा का सारा कार्य अगर खुद करने लग जाए, किसी के साथ कम्युनिकेट करे ही ना, सभी कुछ खुद करने लग जाए, तो डेफिनेटली जो है उसके पास उतना समय नहीं होगा कि वो सभी कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ कर पाए, कार्य अच्छे नहीं होंगे। दूसरी चीज, अगर वो कम्युनिकेट ना करे, अगर वो अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थों से समय समय पे बात ना करे, उनकी समस्याओं को ना सुलझाए, उन्हें समय समय पे आदेश ना दे, उनकी जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां उनको ना ठीक करे, तो भी हमारा कार्य अच्छा नहीं होगा। तो एक संदेश वाहन ही है जिससे वो अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी कर सकता है, उनको अच्छी नेतृत्व क्षमता भी डेवलप कर सकता है, इसके साथ साथ जो उनकी समस्याओं को भी दूर कर सकता है और अपने कार्य को भी बांट सकता है दूसरे कर्मचारियों में। तो ऐसा करके वो अपनी क्षमता को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, माने कम समय में वो ज्यादा कार्य करवा सकता है, कर सकता है। सहयोग तथा औद्योगिक शांति को बढ़ावा। ये जो औद्योगिक शांति जो शब्द हमारा होता है, इंडस्ट्रियल पीस बोलते हैं इसको हमने। औद्योगिक शांति की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कर्मचारियों की जो कि प्लेटफॉर्म एरिया पे रह के काम करते हैं, और दूसरी तरफ हम स्वामियों की बात करते हैं, ओनर्स की बात करते हैं। ठीक है। उनमें आपस में संबंध कैसे हैं, इसकी बात। जाहिर सी बात है, अगर ऊपर से आदेश सही तरह से नहीं जाएंगे, माने आदेश जैसे जाने चाहिए, सूचना जैसी जानी चाहिए, अगर वो उसी जो है स्वरूप में नहीं पहुंचेगी,
तो कार्य अच्छा नहीं होगा। माने जो स्वामी है वो जो है वो खुश नहीं होंगे कर्मचारियों से। दूसरी तरफ जो कर्मचारियों को समय समय पे समस्याएं आती है, अगर वो सही स्वरूप में उनकी जानकारी नहीं पहुंचेगी ऊपर तक, तो उनका समय पे और उनका सही समाधान नहीं हो पाएगा, और इससे दूरियां क्या करेंगी, वो बढ़ेंगी कर्मचारियों और स्वामियों के बीच में, जो कि हड़ताल और तालाबंदी का रूप लेके पूरे के पूरे संगठन का नुकसान करेंगे। लेकिन अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, अगर प्रभावपूर्ण संदेशवाहन है, तो सारी चीजें समय पे हो जाती है और शांति बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रभावशाली नेतृत्व की स्थापना। नेतृत्व आप पढ़ के आए बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने करा था कि नेतृत्व क्या है। वो किसी भी प्रबंधक की वह क्षमता है, वह कला है, जिसे कि वह अपने अधीनस्थों, अपने से नीचे काम करने वालों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वो जो है बगैर फोर्स के, बगैर प्रेशर के, बगैर दबाव के जो इच्छित कार्य है वो कर देते हैं, वैसा ही कार्य कर देते हैं जैसा कि उनका नेता, उनका प्रबंधक, उनका सीनियर उनसे करवाना चाहिए। ठीक है। और ऐसा होने के लिए फिर से हमें संदेशवाहन की आवश्यकता है। एक अच्छा नेता वही है जिसमें एक अच्छी संदेशवाहन की क्षमता होती है, जो अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी अच्छे से करता है, उनको जो उनकी जो समस्या है वो भी समझाता है। मनोबल वृद्धि तथा अभिप्रेरणा प्रदान करना। मनोबल मतलब हमारा मोरल जो है वो अच्छा हो जाए। अगर यहाँ पे कर्मचारियों का मनोबल में वृद्धि कैसे होगी, पहले हम ये पढ़ते हैं। अच्छा संदेशवाहन, प्रभावपूर्ण संदेशवाहन, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, वो एक तरफा नहीं होता। क्या होता है, माने कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, लेकिन साथ साथ उनकी समस्याएं भी सुलझाई जाती है। एक चीज। दूसरा, कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा, अगर वो निर्णय कर्मचारियों से संबंधित है तो वो उनपे थोपा नहीं जाएगा। प्रभावपूर्ण संदेशवाहन ये कहता है कि जिन से संबंधित वो निर्णय है, उनको आपको उस निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। माने वहां से आपको सुझाव लेने चाहिए, तभी जो अच्छा संदेशवाहन हो पाए। और अगर ऐसा होता है, अगर कर्मचारियों से पूछा जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो क्या चाहते हैं, उन्हें कैसा लगता है, तो डेफिनेटली जो है उनका जो मनोबल है वो बढ़ेगा, मोरल उनका बढ़ेगा, और वो उस संगठन से एक जुड़ाव महसूस करेंगे। और ऐसे करने से क्या होगा, एक इंटरनल फीलिंग आएगी, एक आंतरिक भावना आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। मैंने कहा था, आपको याद होगा कि अभिप्रेरणा क्या है, वो एक आंतरिक अनुभव है। एक आंतरिक अनुभव आएगा और वो अच्छी तरह से काम करेंगे, मन लगा के काम कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट हमारा ये हमारे महत्व थे। उसके बाद है प्रकार। हमारे संदेशवाहन को हम बच्चों दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारा औपचारिक संदेशवाहन, जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और एक हमारा अनौपचारिक संदेशवाहन, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये बताने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं पीछे, जो दूसरा हमारा कार्य था प्रबंध का, और वो हमारा था संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। और वहां पे हमने संगठन के प्रकार हमने करे थे, और उसमें भी हमने दो प्रकार करे थे, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन क्या होता है, संगठन संबंधों का ही एक ढांचा होता है, जो संबंध बना रखे हैं। ये जनरल मैनेजर है, ये हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, उनके नीचे ये सुपरवाइजर हमारे हैं, ये कर्मचारी हमारे हैं। तो इस संबंधों का जो ढांचा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब ये संबंध दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जो कि हमारे तय किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कि भी ये आपका सुपीरियर है और ये आपका सबऑर्डिनेट, हमारे ये आपका अधिकारी है और ये आपका नीचे कार्य करने वाला अधीनस्थ है। यहां से आपको आदेश मिलेंगे और यहां आप अपने सुझाव या अपनी समस्याएं बताएंगे। ये जो संबंध है, इसको हम क्या बोलेंगे, औपचारिक संगठन बोलेंगे। अनौपचारिक संगठन क्या है, वो औपचारिक संगठन के साथ साथ पनपता है हमारा। हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी मानव हैं, सामाजिक प्राणी हैं मनुष्य। अब बचपन से पढ़ते आए हैं कि मनुष्य जो वो अकेला नहीं रह सकता, समाज में रहता है। सभी की अपनी भावनाएं हैं, अपने विचार हैं। तो उन भावनाओं के आधार पे, विचारों के आधार पे, इसके अलावा जो है वो रिलीजन के आधार पे, ठीक है, कास्टिज्म के आधार पे, एरिया
के आधार पे, इन सभी के आधार पे जो है उनकी अपनी पसंद नापसंद बन जाती है, अपने संबंध बन जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संबंध। तो उसी से आगे हम चलते हैं संदेशवाहन की औपचारिक संगठन में, औपचारिक संबंधों में जो विचारों, भावनाओं और तथ्यों का आदान प्रदान होता है, माने एक जनरल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में जो बातचीत होती है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, औपचारिक संदेशवाहन बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि वो जनरल मैनेजर जो है वो उस प्रोडक्शन मैनेजर का दोस्त है, रिश्तेदार है, और वो उस कार्य से अलग बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, कहीं बैठ के कहीं डिनर ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, वहां पे जो बातें वो कर रहे हैं, वहां जो कम्युनिकेशन उनके बीच में हो रहा है, वहां पे वो औपचारिक संगठन वाला संदेशवाहन नहीं है। वहां पे वो ऑफिस की बातें नहीं कर रहे हैं, वहां पे जो अपनी बातें वो कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, अनौपचारिक संदेशवाहन। तो अनौपचारिक जो संगठन है, अनौपचारिक जो संबंध है, उनके बीच में जो संदेशवाहन होता है उसको अनौपचारिक संदेशवाहन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इसी को मैं पढ़ेंगे आज, औपचारिक संदेशवाहन के बारे में आज हम